अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। और आजकल कुछ बात हो रही थी, सियासी नौयत के जो मामलात हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए हैं। सूरत हाल का जायज़ा आप यकीनन ले रहे होंगे, और अगर नहीं ले रहे तो जायज़ा लेना शुरू कर दीजिए। अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया गया कि हुकूमत को घर भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर रैलीज़ का सिलसिला शुरू हुआ। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपको दिखाते रहे, ख़बरों के ज़रिए आगाह करते रहे कि अपोजिशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है और पहले से ज़्यादा अब मुतहर्रिक नज़र आ रही है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए। दबाव का नतीजा ये निकला कि जी कल ख़ुद चीफ़ एग्ज़ेक्टिव साहब को आना पड़ा आवाम के सामने, और लामहला ऐलान करना पड़ा पेट्रोल की कीमतों में और इसी तरह बिजली की कीमतों में। और ये समझते हैं कि शायद ये रिलीफ देने से मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन बार बार ये बात कहते रहे, बार बार ये सवाल पूछते रहे कि कब संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा, कब वाक़तन अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें की जाएंगी, और कब तक इन लोगों का सहारा लिया जाता रहेगा जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, सुबह से शाम तक हुकूमती पॉलिसीज़ का दिफा करते रहते हैं। और बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल सवाल बन गया। बार बार ये पूछते रहे कि कब अवामी मसाइल को आप सर फहरिस्त रखेंगे। इंतज़ामी मामला तो नहीं चल सके बहरहाल, लेकिन देर होती चली गई, और नतीजा ये निकला कि बिलाखिर जब अपोजिशन ने हतमी फ़ैसला किया, उसके बाद फिर कल ये फ़ैसला किया गया अचानक से। कोई इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी कर दी। तो जनाबे वाला गुजारिश ये है कि ये जो महज आपने पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में थोड़ी सी ये जो कमी आपने की है, इसका कोई खातिर खा फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचने वाला। अब तो अखबारों के अंदर बाकायदा इश्तिहार भी चलाए जा रहे हैं। आज देखा सुबह न्यूज़पेपर के अंदर बाकायदा इश्तिहार करोड़ों रुपए खर्च करके दिया गया है, और ये बात बताई गई है कि जनाब महंगाई में कमी आ गई है और इन्फ्लेशन की कमर तोड़ दी है। कि महंगाई का जिससे रिलेट करते हैं, गो कि महंगाई तो हम नहीं समझते, लेकिन ये सारे जो है वो सिलसिले जारी हैं, बाकायदा इसकी तशहीर जो की जा रही है। तो हुजूर वाला गुजारिश ये है कि ये जो जितनी भी चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है अशिया खुर्दनोश की, इस पे इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक बात पेट्रोलियम की प्राइसेस की है, वो लोगों को इस कदर आपने दबाव में रखा क्योंकि वो बुरी तरह कोलैप्स कर गए। ये सवाल पूछने का मकसद यही था कि ये जो रोज़ आप हर 15 दिन के बाद कीमतों में इजाफा कर रहे थे, एक आम आदमी की आपने खबरगिरी नहीं की। नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता गरीब तबका तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, जो दरमियाना तबका था वो इससे मुतासर होते 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 वो तीसरे दर्जे पर चला गया। और अब अगर 10 रुपये की कमी की जा रही है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ना ही आवाम को अब शायद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उन तमाम चीज़ों के आदी हो चुके हैं। अब तो वो सिर्फ दिन गिन रहे हैं कि कब ये सारे मामला ख़त्म हो और उसके बाद फिर नया सिलसिला जो है वो शुरू हो। यकीनन ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो अब बहुत देर हो चुकी है, और इससे भी कोई खातिर खा महंगाई में कमी नहीं होने वाली है। जो बसों के किराए हैं और जो दीगर जगहों पर जो कीमतों में इजाफा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो हो चुका है, इसमें भी कोई कमी नहीं होने वाली। तो गुजारिश ये है कि अब ये जो मज़ीद नुकसानात हैं इससे बचाया जाए ख़ुद को भी, वरना आने वाली जो हुकूमत है उन पर मज़ीद दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 237 बिलियन का नुकसान जो है वो उठाना है अब आपने, इसके लिए भी यकीनन काबीना ने आपको बताया होगा। और ये भी कहीं जैसे अभी जो कमी हुई है, ये इससे पहले भी कुछ मेरे ख्याल में चंद हफ्ते पहले ही ये बात हुई थी, जब ये कहा गया कि कीमतों में इजाफा नहीं होगा पेट्रोलियम प्राइसेस की, और चंद घंटे के बाद वो फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसा ना हो कि ये फ़ैसला भी आपको वापस लेना पड़े। तो गुजारिश है कि इस तरह के ऐलानात से बचिए। और अब तो ये भी सवाल नहीं कर सकते कि अब क्या डायरेक्शन है या अब क्या करने वाले हैं, इसकी भी उम्मीद अब बहुत पहले ख़त्म हो गई है। तो अब देखना यह है, अब लोगों की नज़रें जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर हैं कि वो क्या मूव बना रहे हैं, क्या वाक़तन ऐसा है कि उन्होंने कोई हतमी फ़ैसला किया है। तो ये अब देखना होगा, इसके ऊपर नज़र रखे हुए। और दूसरी तरफ जो कानून साजी के हवाले से बात हुई, मीडिया के हवाले से जो पैका का एक कानून बनाया गया, उसके ऊपर नज़र षानी के लिए बारहा कहा जाता रहा। बात एहतिजाज तक पहुँच चुकी है और हर तरफ से सदा एहतिजाज जो है वो बुलंद हो रहा है, लेकिन नतीजा ये है कि उसके ऊपर आप भी कायम है। यकीनन फेक न्यूज़ के हवाले से अगर आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते और अगर उनसे मुशावरत करते तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर इसका निकल सकता था, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया, इसके ऊपर अब हर जगह एहतिजाज हो रहा है।
तो जनाब अब इट्स टू लेट ऑलरेडी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बहुत देर अब हो चुकी है। बहरहाल जी मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन तल्ख बातें हैं लेकिन बात ये सच है। और ये जो दाएं बाएं बैठे हुए जो मुशीर हैं, वज़रा हैं, इन्होंने ये बात नहीं बतानी। तो यकीनन अब देखना होगा कि मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे आज दीगर मामलात के हवाले से भी बात करें। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करें, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के हवाले से, क्योंकि जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है। रियल इस्टेट के शोबे में काफ़ी तवील अरसे से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं इस फील्ड में। CEO हैं यूनिवर्स एस्टेट के, 28 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। सैयद रोशन अली आपका इसमें गिरामी, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब रोशन साहब ये फरमाइएगा ज़रा, रियल इस्टेट के शोबे की तरफ तो आएंगे यकीनन, लेकिन एक मौजू जिसका आपने इंतखाब किया वो इंसानियत है। अब ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। किसी भी शोबे में आप देख लें, एक ही बात का दरस दिया जाता है कि आपने इंसानियत को सबसे पहले मलहूज़ खातिर रखना है और उसके बाद कोई फ़ैसला आपने करना है। अब ये जो माशरा है और फ़ी ज़माना इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें जिस चीज़ की सबसे कमी हमें नज़र आ रही है इंसानों के इस जंगल में, वो इंसानियत ही है। इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर इससे आगाज़ कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो बहुत ही कम इल्म रखने वाला इंसान हूँ, मगर मैं कुछ ये चीज़ें जो मुझे हमारे वालिदैन की तरफ से मिली हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा खूबसूरत एक नाम दिया है, उसका नाम है अशरफुल मखलूक़ात जी। तो हमें अल्लाह ने इतनी मखलूक में से अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो हमारा नाम सुनने में भी अच्छा लगता है ये अशरफुल मखलूक़ात का, और कहने में भी अच्छा लगता है, और ये मुंतखब जो है ना अल्लाह की तरफ से हुआ जी। तो अगर हमने उसका पास रखना है तो हम बहुत अच्छा अपने आप को पेश कर सकते हैं माशरे के अंदर, और हमें करना भी चाहिए। मगर अब लोग इस दुनिया के अंदर जो है वो लग गए पैसे की दौड़ में, हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की जुस्तजू है, जो कि किसी हद तक सही भी है, मगर इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है जी। मगर हम लोग भूल गए कि यार एक अल्लाह ने जितना खूबसूरत हमको नाम दिया है उसका हमें लाज भी रखनी है, मगर हम लोग नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम लोग उसका ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं कि अपने से नीचे वाले तबके को देखें। अगर वो बेचारा कोई मुस्तहिक है तो आपको अगर अल्लाह ने उससे सुपीरियर बनाया है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल करें, और आप ख्याल करेंगे तो अल्लाह आपका ज़रूर ख्याल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप उसका किसी गरीब इंसान का ख्याल करें और अल्लाह आपका ख्याल नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर आपको अल्लाह ताला का, अब अल्लाह के बंदों का आप ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा। ये हमारा बुनियादी हक है, जिसमें कि हमारे बीवी बच्चे सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हमारे अजीज़ व अकारिब आते हैं, हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारे जो पड़ोसी जो होते हैं उनका हमारे पे हक है कि अगर हम उनसे ज़्यादा साहिबियत थे तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमने उनका भी ख्याल रखना जी, जी। तो जो कि हमें रखना चाहिए, जो कि आज से 40-50 साल पहले लोग रखा करते थे, जो कि आजकल देखने में नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा ये है कि अब हम लोग जो हैं इन उस चीज़ों से इतना दूर निकल चुके हैं कि हम लोग को इंसानियत को भूल चुके हैं। अब हर किसी की दौड़ लगी हुई है कि यार इससे आगे निकल जाऊं, सबका ले जाएंगे दूसरे से। बिल्कुल। और उस चक्कर में ये हो गया कि देखें, हालांकि मैं आज से 40 से 50 साल पुरानी बात करूं तो घर में चूल्हे जला करते थे, ऐसे ही लोग टालते लकड़ी लाते थे, घर में जलाते थे, खाना पकाते थे, खुशहाल थे। बिल्कुल ऐसा ही। आज लोगों के पास गाड़ियां, पैसा, बंगला, सब कुछ है, मगर खुश नहीं है। ऐसा ही। बिल्कुल। तो ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि दौड़ में लग गए और अल्लाह का शुक्र हम लोग नहीं अदा करते। ऐसा ही है। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यकीन माने यासिर भाई कि अगर आप शुक्र अदा करके सिर्फ देखें जी, तो अल्लाह आप पे इतना मेहरबान हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहा है, अल्लाह की रहमतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको कल्बी सुकून अगर हासिल है तो ये बहुत बड़ी दौलत है। बहुत बड़ी दौलत है। आपके पास दौलत है, पैसा है, कल्बी सुकून नहीं है, दिमागी सुकून नहीं है, तो आपके पास आप गरीब इंसान हैं। मेरी नज़र में आप गरीब इंसान। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ज़हनी सतह इस हद तक गिर चुकी है, इस कदर पसमानदा हो चुके हैं कि ये आजकल सोशल मीडिया, आप यकीनन इससे इल्म रखते होंगे कि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, ज़हनी तौर पर इस कदर पसमानदा हो चुके हैं कि एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए अगर अच्छा खाना भी खाएंगे तो उसकी तस्वीर ज़रूर लगाते हैं कि इससे साबित कर सकें कि हम दूसरे पर बर्तरी हासिल है। बिल्कुल सही आपने ये ज़हनी पसमानदगी का आलम ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महज
कोशिश ये की जाएगी कि अगर नई गाड़ी भी खरीद लेते हैं तो उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि दूसरे लोग देख कर ये समझ सकें कि मैं आपसे सब कर ले गया। तो जहनी पसमानदगी का हाल ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल सही जी है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हमको बाहर निकलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें अपने लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे पास जो है ना पहले एक 10 लाख रुपए थे, आज 50 लाख रुपए हो गए, मैं बहुत अमीर हो गया, लोगों ने उससे नीचे वाले को पहचानने से इनकार कर दिया, ये गलत है। आप इंसानियत का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करेंगे, जो गुनाह आप हो चुके हैं या होते हैं आपसे, आप उसकी तौबा कर लें, अल्लाह आपसे आप पे राजी हो जाएगा। देखें, अल्लाह को राजी करना सबसे पहली चीज़ है। आपको आपने अल्लाह को राजी कर लिया, आपने दुनिया फतह कर लिया, आपने आखिरत फतह कर ली। बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद ये है कि अगर ये सब कुछ होने के बाद अब जो हमारे माशरे में जो हो रहा है वो ये है कि मैं खालिदतन कराची का रहने वाला हूँ और मैं कराची की ही बात करना चाहता हूँ। वैसे तो पूरा मुल्क हमारा है और हम पूरे मुल्क की भी बात करेंगे, मगर क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं हमको हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पहले साफ करें। और मैं अपने आप से शुरू करना चाहता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि पहले सबसे पहले मैं अपने आप को सही करूँ। ठीक है। तबलीग करना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। मगर सबसे पहले आपको अपने घर से जो है ना काम शुरू करना पड़ता है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। तो ये मैं आपको बिल्कुल सच्चे दिल से बात बता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं वो काम करूं जिससे कि, और यही मैंने अपने बच्चों को भी तरबियत की है। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी उस पर अमल करते हैं और अगर फिर भी कोई कोताही हो जाती तो अल्लाह में माफ़ कर दे। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सबको माफ़ करने वाला, ये ज़रूरी है और ये तरबियत में भी शामिल होना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो हमें हमारे वालिदैन की तरफ से मिली है माशाल्लाह, वो इसी चीज़ का है। क्योंकि आप सड़क पे चलते हुए जो कुछ तमाशे आप देख रहे हैं, मसला ये है कि सड़क पे गाड़ी चलाने से ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक माशरा जो है वो किस तरह चल रहा है। तो वो जिस तरह का माशरा चल रहा है वैसे ही आपको सड़कों पे और काम नज़र आ रहा है। इवन ये कि अगर कहीं गाड़ी भी खड़ी हुई है तो अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी किस तरह कर, ये इस वक्त सूरत हाल है। तो सेंस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को सबसे पहले माशरे में ज़िंदगी गुजारने का तरीका आना चाहिए और ये सब चीज़ों की तरबियत जो है ना उसको अपने माँ की गोद से मिलती है। मगर अब हम माँ की गोद से निकल के जब माशरे में आते हैं तो हम माशरे में दौड़ में लग गए। बिल्कुल ऐसा ही। हम लोगों को देखते हैं कि और उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो हम उस चक्कर में लगने की वजह से हम ये भूल गए कि हमारे फ़र्ज हैं क्या, हमारे फ़राइज़ क्या है जिस पे हमको अमल करना है। खैर बहरहाल हम तो खुद बहुत गुनाहगार बंदे हैं, हम लोगों को क्या तबलीग करें, मगर हमें अपने घर से अपना कमल शुरू करना पड़ेगा कि हम अपने आप को सही करेंगे तो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मुल्क को सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूँ, आप अपनी जिम्मेदारी उठा लें, हर आदमी हर शख्स अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा तो वो ये मुल्क सही हो सकता है। बिल्कुल ठीक अच्छा, अब हमारे मुल्क में करप्शन भी इतनी हो गई है कि हर जगह पे कोई भी काम नहीं हो रहा, आपने पैसे दिए काम हो गया। ये कोई तरीका नहीं है इसको ज़िंदगी गुजारने का। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बिल्कुल जो अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल ने जो हमको तरीक़ाकार बताए हैं, हम अगर उस पर अमल करेंगे हम बड़े कामयाब इंसान रहेंगे। अगर हम उससे हटेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अब रियल इस्टेट के हवाले से आपको ये बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने बज़ाहिर तो पैसे बहुत बनाए, बहुत बनाए जी, या सिर्फ मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैंने देखा लोगों को कि पैसे बनाए मगर वो उनके घर में सुकून नहीं है, उनके कल्ब में सुकून नहीं है, उनके दिमाग में सुकून नहीं है। ऐसे पैसे का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ अमीर आदमी वो है जिसके पास कुछ नहीं है मगर अल्लाह की खुशनुदी उसको हासिल है। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह का और उसने अल्लाह को राजी कर लिया, अगर अल्लाह उससे राजी हो गया तो मैं कहता हूँ उससे अमीर आदमी कोई नहीं हो नहीं सकता। बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि किसी भी तरफ नज़र दौड़ाएं इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है जिसकी अभी आपने मंजरकशी की है। दूसरी तरफ ये कि अभी आप रियल इस्टेट से आपका ताल्लुक है, आपने बताया जिन लोगों की निशानदेही की, हर शोबे में इस तरह के लोग बिल्कुल आ रहे हैं कि नफ्सा नफसी का दौर है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने में लगा हुआ है और जायज़ नाजायज़ का तो फ़र्क तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। तो ये ज़रा बताइएगा रियल इस्टेट के शोबे के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं और इसमें लोगों के बड़े नुकसान भी हो रहा है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर, क्योंकि यहाँ तो सिलसिला बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब हुकूमत ही जिस तरह की हो जो यहाँ पर मौजूद है तो फिर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतज़ामी मामलात कैसे होंगे। वही सब कुछ नज़र आया हमें रियल इस्टेट के शोबे में। गुज़िश्ता दिनों एक इमारत को गिराया गया आला अदलिया के हुक्म पे और वो जो कुछ हुआ, अफसोस की बात यह है, बल्कि ये इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म का मकाम कोई नहीं होगा कि कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे दर्जनों अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जिनकी ज़ेरे निगरानी इस तरह का एक प्रोजेक्ट तामीर हुआ जिसमें लोग आबाद हुए और आबाद होने के बाद बेघर भी हुए, लेकिन अभी तक लोगों को तयन नहीं हुआ कि उसके ज़िम्मेदार कौन थे या किसी को सज़ा मिली हो। अगर सज़ा मिली तो उस शख्स को जिस गरीब ने पैसे लगा कर वो
घर खरीदा था। तो ये जब सोसाइटी के अंदर सूरत हाल होगी तो कैसे फिर खैर की उम्मीद रखें। और दूसरा ये कि इससे नुकसान ये हुआ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है जिसको आप कहते हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम करने के लिए तैयार थे जो यहाँ से दूर चले गए, और जो ख़ासतौर पे बैरून मुल्क मुकीम लोग थे, पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते हैं, वो जब इस शोबे में पैसा या सरमायाकारी करने के लिए आए तो उन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो यहाँ से वापस चले गए, और ऐसा ही होना था। तो इसका ज़रा बताइए कि मामले का हल क्या है। जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि मैं भी लोगों से सवाल करता हूँ कि जिन लोगों ने ये अपार्टमेंट बुक किए थे या जिन्होंने अपने घर का जेवर बेच के और अपने छोटी छोटी बीसियां डाल के पैसे जमा करके सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई, जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने लगा के वो अपार्टमेंट खरीदा था, उनका कसूर मुझे बता दें कि उनका कसूर क्या है। अगर उनका कसूर नहीं है तो चले, अब उनको जो भी कुछ होना था हो गया, चले आधा नजरिया का फैसला था उसको हमें कबूल करना पड़ेगा, कबूल कर लिया। मगर उन लोगों को अब आगे क्या करना है, उन लोगों के लिए आप हमारी जो हुकूमत क्या कर रही है, हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, उनको किसी को जिम्मेदारी ऑन करनी पड़ेगी और उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। मेरी नज़र में जो होगा वो ये कि आज से अगर उन्होंने 20 साल पहले अगर पैसे जोड़े थे, उस वक्त तो आपको पता है डॉलर का रेट कुछ था, सोने का रेट कुछ था, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच के ले। अब अगर कभी उनको कुछ इंसाफ मिला भी तो वो मिलेगा कि जो आज से 20 साल पहले के पैसे उनको मिलेंगे। वो 20 साल के पैसों में 20 साल पुराने पैसों से आज वो अपना नया अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, मुमकिन ही नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ तो नहीं है जी। और ये जिम्मेदारी जो है ना हमारी हुकूमत पे आयद होती है। बिल्कुल कि हुकूमत किसी भी सतह पे जाके बात करे और उन लोगों को उनका इंसाफ दिलाए। बिल्कुल ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और हर मुल्क में होता है। और हर वो मुल्क जिसमें इस किस्म की इंसाफियां अगर उनको मिलती हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ जब इस किस्म के लोगों की बददुआएं लोगों को मिलेंगी तो ना तो वो हुकूमत सरवाइव कर सकती है, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ना वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल लोग बज़ाहिर अल्लाह पाक एक मौका देते हैं आपको जिंदगी में कि भाई आपको आप एक बहुत अच्छा नाम दे दिया, आप हुकूमत के अंदर इस ओहदे पे फायद हो गए, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए फायदा। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत थोड़े से अरसे के लिए आप आते हैं, मगर आपने अपनी पहचान जो है ना 2-4 साल को जो है ना अपनी जिंदगी पे कर दिया, मगर पलक झपकते ही गुजर गए। वो जब गुजरते हैं जो उनका आखिरत होती है लोग उसको भूल गए। ऐसे ही आखिरत तो खैर बात की बात है, मगर जब दुनिया से जाने से पहले जो उनको जो अल्लाह ताला जो दिखा देते हैं, ऐसा ही है। जबकि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह किसी को ऐसा बुरा वक्त ना दिखाए कि वो बेचारे अपना कोई इम्तिहान दुनिया में भुगत के जाए। मगर ये तो अल्लाह का एक कानून है कि अगर किसी का दिल दुखाया, किसी की हाय निकली है तो उसको तो कहीं ना कहीं तो वो असर करेगी। ऐसा ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन चीज़ों से बाज आना चाहिए और अगर किसी आला ओहदे पे फायद कर दिया, अल्लाह पाक ने किया ना, तो हमें उसका पास रखते हुए जो जिम्मेदारी आपको आयद की गई है उस जिम्मेदारी को आपको निभाना चाहिए। अगर आप निभाएंगे दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। और आप एक बात बताइए, ये कैसा कानून है कि हम लोग कुरान शरीफ जो कि सबसे मोहतरम चीज़ हमारे लिए जो है ना कुरान पाक है, कुरान पाक को आप उठा के ओत लेके आप किसी ओहदे पे फायद होते हैं और उसके बाद हम उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं तो उसकी सजा तो मिलनी है उसकी। बिल्कुल बिड़ी गहरी बात आपने कही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो बड़ा कांप जाता हूँ अगर शायद मुझे कोई ऐसी मिनिस्ट्री मिले, मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले कि यार आप ये काम कर ले, मगर इसकी शर्त है कुरान शरीफ उठाना। मैं बोलूंगा भाई मुझे नहीं करनी है, मैं उसकी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता हूँ। मैं तो सच्चा कुरान शरीफ नहीं उठा सकता हूँ तो झूठा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इंसान के अंदर खौफ खुदा बहुत जरूरी है। और उसके बाद फर्ज करें, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो बेचारे बड़े, जैसे आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया, अब जो आपसे नीचे का तबका है ना वो आपसे उम्मीदें बांधा हुआ है कि यार ये शायद मेरे लिए कोई ऐसा असबाब पैदा कर देगा, अल्लाह ने शायद मुझे इसको इसलिए पैदा किया कि ये मेरे लिए कोई ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि मैं भी शायद अपना घर का मालिक बन जाऊं, एक अपार्टमेंट का मालिक बन जाऊं या एक छोटी सी प्रॉपर्टी बना लूं। अब आपको क्योंकि अल्लाह ने उससे ऊपर रखा है, अब आपकी जिम्मेदारी ये कि आप उसके पैसों की हिफाजत करें। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम उसके पैसों में नजर रखते हैं कि यार ये पैसे देगा ना तो इसमें से यार इतने पैसे तो हम अपने पहले कमा लेंगे और बाद में इसका देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है तो आप उसके पैसों की हिफाजत करें। आप उसके अगर आप तो वो सर्विस चार्जेस भी दे रहा है आपको, वो रियल एस्टेट के सर्विस चार्जेस दे रहा है, इसका मतलब आप उसके पैसों की हिफाजत करें। आप अगर जिम्मेदारी आपकी है, वो तो बेचारा इनोसेंट है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने। अगर आपके पास आता है, आप स्टेट एजेंट से वाबस्ता हैं,
आपको पैसे देता है, आपको सर्विस चार्जेस देता है, तो आप जाएं पहले जिस बिल्डर से आप उसके लिए कोई बुकिंग कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें। ज़रूर चेक करें। अच्छा, ये रोशन साहब इस तरफ आता है, ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हमें करनी होगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ मुख्तलिफ मामलात पर, प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे बात कर रहे थे। रियल इस्टेट का शोबा जो है इसके ऊपर बात हो रही थी। इससे जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी बात की जाएगी। प्रोग्राम में रोशन अली साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम बात कर रहे थे इन तमाम मामलों पे। रोशन साहब फरमाइएगा, अब रियल इस्टेट के हवाले से जो कुछ हुआ है इसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल जो है जन्म ले रहा है। बिलखुसूस शहर कराची के अंदर बात इसलिए की जा रही है कि यहाँ का निज़ाम बड़ा बेहंगम सा हो गया है। जगह जगह हमें प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है या किसी किस्म का वहाँ पे जो है ना उसी का इशू हो जाता है। कोई भी मसला होने के वजह से जो है वो लोग जो है उसमें बुरी तरह अपना पैसा फंसा बैठते हैं। तो कैसे बचा जाए इन सारे मामलात से, कैसे इसको समझने की ज़रूरत है और इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? चाहूँगा ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर मैं कि आप ज़रा बात कीजिए। जी देखें, मैं हाथ जोड़ के हमारे हुकाम बाला जो है, हमारे जो हमारे वो जो पाकिस्तान को ऑन करते हैं, जो जी जो सिंध को ऑन करते हैं, जो हमारे जो माशाल्लाह गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये इसमें चेक एंड बैलेंस ज़रूर करें। ठीक है। हम लोग बेसिकली हमारे यहाँ जो वो खला है ना, वो है कि हम लोग इस 25 करोड़ आवाम में से जिसको कोई काम नहीं मिलता वो आकर रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। ऐसे ही। वो रियल एस्टेट अपना कोई किराए पे दुकान ले ली, वहाँ पे आके अपना रियल एस्टेट का काम किया। अब लोग समझते हैं कि यार ये एस्टेट एजेंट है, उसने एक आध साल से बैठा हुआ है, उसको आगे पैसे दिए, उसने मोटे पैसे बयाने की सूरत में पकड़े और निकल गया 2-4 लोगों से। ऐसे ही। ये बहुत बुरी बात है। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ये काम, अब ये काम सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट कर सकती है। जी तो गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा कि गवर्नमेंट एक तो हम रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर्ड करें, जी फिर उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है। और चेक एंड बैलेंस रखने के बाद फिर वो उनको रजिस्टर्ड करे। वो जो लोग स्टेट एजेंसी का काम कर रहे हैं वो आए कहाँ से हैं, बिल्कुल ठीक है। और उनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड वो क्या है? पहले क्या करते थे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो वो बिल्कुल ठीक है, मुलविस कोई नहीं है। फ्रॉड नहीं हो, कोई तो ये स्कैम का सब केस चीज़ें ना हो। अगर वो बिल्कुल ऐसे ही। करेंगे तो उसके बाद मेरा ख्याल में कोई मुआशरा थोड़ा बेहतरी की तरफ आएगा। तो एक तो इस तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। जी और दूसरा ये है कि अगर जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में, जी क्योंकि देखें अगर किसी के पास थोड़े से पैसे आते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं कि यार आप जो है बिल्डर बन जाओ, वो जी बिल्डर बन जी जाते हैं। ऐसा ही। तो ये कराची शहर जो है ना, इसको मैं लावारिस शहर कहता हूँ, हाय, हाय, इसका कोई वारिस नहीं है। ऐसा ही तो इसमें हमें कोई ना कोई वारिस पैदा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जब बिल्कुल तक इस शहर का कोई वारिस नहीं होगा, इस शहर की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। बेसिकली ये वो शहर है जिसने हम पूरे पाकिस्तान को पहचान दी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान को पहचान देने वाले शहर को अगर आप लावारिस छोड़ देंगे तो एक वक्त आएगा कि ये शहर भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें इन शहरियों का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है, किसी को हुक्मरान बनाया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें और जी इसमें उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करें। उनकी जानी माली तहफ़्फ़ुज़ उनका हक है, बिल्कुल ठीक है। उनको बिल्कुल उनका हक है, उनको बिल्कुल ठीक देना है। चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो कल ये दुनिया में ही उनको पता चल जाएगा कि पता चल आपने, जाएगा। आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने नहीं किया बिल्कुल ठीक और है। आपने मिसयूज़ किया, तो उसकी सज़ा कहीं ना कहीं आपको आगे चल के भुगतनी पड़ेगी। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से ये करना पड़ेगा। मैं तो अब मेरे ध्यान में एक दो तजवीज़ थी, वो ये थी कि अगर हम लोग किसी को, किसी बिल्डर को पैसे देते हैं, जी तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बिल्डर क्योंकि एक खाका पेश करता है कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है, उसमें दुनिया भर की फैसिलिटीज गिनवा देगा। ऐसा ही है।
हम लोग उसको ख्वाब में, जहन में हम चीज़ खाका तैयार करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतरीन चीज़ बनने वाली है, हमें मिलेगी ना तो समझ लो हमें जन्नत का टुकड़ा मिल जाएगा, हम उसमें रहने जा रहे हैं। तो हमारे दिल में ख्याल ये होता है, मगर हम लोग भूल जाते हैं कि हम किस शहर में ये काम कर रहे हैं और किस आदमी की बात पे भरोसा कर रहे हैं। ऐसा ही मैं खुद अपनी मिसाल दूं कि मैंने 11 साल पहले किसी से बुकिंग करवाई थी अपने क्लाइंट की। जी। उसने कहा था 3 साल में मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा। अब यकीन माने आज 11 12वां साल लग गया, अभी तक उसको हैंड ओवर नहीं हुआ, उसके पैसे पानी हो गए और रेट भी नहीं बढ़े, क्योंकि नीयत के ऊपर है ना सारी चीजें। अब ये करते क्या है, मैं आपको बताऊं। जरूर बताइए। करते ये हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको दिखाया कि ये वो चीज बनना जा रही है कि कराची में इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं, तो आपने उठाया, पैसे दे दिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उस प्लॉट की कीमत जो है ना, पता चला कि वो प्लॉट जो है उन्होंने परचेज ही नहीं किया हुआ है। जी। उस प्लॉट की जो भी कीमत है उसका 10% दिया हुआ है 10%। और 10% देके आपने 90% या 100% लोगों से पैसे वसूल कर लिए। वसूल कर लिए। अब लेने के बाद पैसा आपके पास इतना आ गया, अब आपने उसको किस्तों में पैसे देने, आपने बुकिंग करना शुरू कर दी। जी। अब उस पैसे से आपने एक प्लॉट और खरीद लिया बड़ा, बिल्कुल। उन्हीं के पैसों से। उन्हीं पैसों से। अब उस पैसे की फिर बुकिंग आपने लॉन्च कर दी, वहां से फिर पैसे पकड़ लिए। वो उसने 4-5 प्रोजेक्ट कर दिया, मगर आज तक उनको डिलीवर नहीं किया जिनसे पैसे लिए। ये बहुत ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें चाहिए कि मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सबको मिलके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई कानून साजी करनी चाहिए कि कानून के मुताबिक उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो अपनी जबान से हटे। और अगर हम बुकिंग के पैसे दे रहे हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम उठा के पैसे दे देते हैं, ऐसा ही वो ऑनर की कोई रसीद नहीं देता हमको। क्योंकि देखें, हमें, मैं आपको एक बहुत छोटी सी लीगल पॉइंट 2-3 बताना चाहता हूँ। जी जी जरूर। हमें जब भी कभी बुकिंग किसी से करने जाते हैं तो लोग एक छोटा सा पेपर देते हैं, बोलते हैं साइन कर दो, 20-25 पेपर का साइन करवा लेते हैं। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है जो सब आपके खिलाफ जारी होती हैं, मगर हमें सिर्फ खुशी ये है कि हमें जन्नत का टुकड़ा मिल रहा है। हम उस खुशी के अंदर जो है ना भूल जाते हैं कि हम क्या पेपर साइन कर रहे हैं। बाद में अगर कभी कहीं फंसते हैं, उनको जब पेपर दिखाते हैं, बोले इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें ये भी लिखा हुआ, तो हम खुद फंसे हुए होते हैं। तो हमें ये एजुकेशन की भी जरूरत है। और अगर आपको नहीं मालूम तो भाई किसी ऐसे अच्छे इंसान, ऐसे अच्छे वकील का सहारा ले लें कि उसको पैसे दें, उसको बोलें भाई मुझे सब प्रोटेक्ट कर दें। असल चीज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इस पैसे को सेव करें। बिल्कुल ठीक है। वो बात की बात है कि कितना नफ़ा है कितना नुकसान है, हम वो चीज़ करते नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कोई, जैसे दुबई में कानून है एस्क्रो अकाउंट का, तो एस्क्रो अकाउंट ये होता है कि अगर बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है तो एस्क्रो अकाउंट के मुताबिक अगर मैंने कोई चीज बुक की है तो मेरा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, जो कि सेफ हो गया। कल अगर किसी भी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो कम से कम मुझे वो पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि बिल्डर को इजाजत नहीं होगी उस पैसे को इस्तेमाल करने की। ठीक है। अब यहाँ बिल्डर, मैंने जैसे आपको मिसाल दी, उस पैसे से दूसरा प्लाट ले लेता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुक्म, बदकिस्मती से ये काम हमारी हुकूमत का है, हुकूमत नहीं कर। अब मेरे ख्याल में अगर हुकूमत नहीं कर पा रही तो मैं हुकूमत से अपील कर सकता हूँ कि आप इस पर ज़रा नज़रसानी कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो हमें अपने बेसिस के ऊपर ही कोई ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई यूनियन या एसोसिएशन बनानी होगी कि हम ये काम करें। लेकिन हुकूमत का तो देखें, आप साफ लफ्ज़ों में बात की जाएगी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हुकूमत ने जो अपने लोग बिठाए हैं करोड़ों रुपए रिश्वत खाकर, उनका काम यही है कि वो जाली एनओसीज जो है वो दे रहे हैं और बाद में जो कुछ होता है वो सबके सामने है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अथॉरिटीज़ खुद इसके अंदर शामिल हों तो फिर कैसे मुमकिन होगा। अब यहाँ तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस हद तक खौफजदा हैं इस खास तौर पे शोबे में पैसा लगाने के लिए कि गुज़िश्ता रोज़ इत्तेफाक हुआ, एक जगह ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा किसी भी शोबे में पैसा लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, क्योंकि अथॉरिटीज़ मिलकर अगर ये काम करेंगी तो फिर वहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ, मुल्क को भी नुकसान हुआ, और ये कि अब जो लोग इरादा रखते हैं यहाँ पर रहने का, उनके लिए तो खैर है ही दुश्वार गुजार मरहला। फरमाइए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए पहले फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत आता था जी। वो इसीलिए आता था कि वहाँ लोगों को लगता था कि यहाँ हमारे पैसे सेफ हैं। बिल्कुल ठीक है। असल में वो लोग थोड़े से हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जब पैसा इधर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पैसे की सेफ्टी कितनी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो सेफ्टी प्रोवाइड करना हमारा काम है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारी हुकूमत इसमें फेल हो चुकी है ये सेफ्टी हमें देने में। इवन के ये तो खैर बात की बात है, हमारी तो जान की तहफ़्फ़ुज़ की भी सेफ्टी वो नहीं कर सकती, तो फिर तो अब हमें उनके ऊपर इतना डिपेंड करना नहीं चाहिए। हमें अपने बेस के ऊपर अपने अल्लाह से मदद मांग के अपने आप से वो करना चाहिए कि हम खुद अपनी जो है ना
आप अपनी कोशिश के तहत जो है ना अपनी सेफ्टी कर सके हम लोग। ऐसा ही है। और बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंगली एक बात जो सामने आई अभी गुज़श्ता दिनों भी, क्योंकि हमसे लोग यहाँ पर हम सारे मामलात को देख रहे होते हैं, लोग फ़ोन करके पूछते हैं जो बाहर रहते हैं। शहर के बाहर एक सोसाइटी आबाद की जा रही है, उसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर आप जानते ही हैं मामलात वहाँ के क्या हैं। तो अब वहाँ पर भी 1 रुपया लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अब उनको रोड शोज़ करने पड़ रहे हैं, लोगों के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि मामलात आपने ख़ुद ख़राब किए दानिस्ता तौर पे, तो अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी उससे बेहतरीन प्रोजेक्ट यकीनन नहीं हो सकता पूरे कराची में, पूरे बिल्कुल सही कह रहे पाकिस्तान हैं, में, बिल्कुल लेकिन सही कह रहे 1 रुपया कोई डालने के लिए तैयार नहीं है। अब भी लोग फ़ोन करके अगर हमसे ये मशवरा करते हैं कि आपकी क्या राय है, हम उनको साफ मना कर हैं, देते बिल्कुल हैं सही है। कि दुनिया में कहीं भी पैसा लगाएं लेकिन यहाँ ना डालें। चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, चाहे उसका दरवाज़ा कितना अच्छा हो, वहाँ दुनिया भर की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन 1 रुपया आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई बात की अब गारंटी नहीं है कि वो पैसा वहाँ पर आपका जो है वो नहीं डूबेगा। जी। देखो उसमें मैं तो शुरू से डिफेंस में काम करता हूँ, हम्म। तो डिफेंस फिर भी हम्म। कराची के अंदर एक बेहतर इदारा है। एक आखिरी महफूज जगह वो रह गई एक है जहाँ पे आखिरी लोग मुँह महफूज कर जगह रहे ये हैं। है कि कम से कम यहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस है इसी बिल्कुल वजह है। से। और अब मैं 1 रुपया भी ना किसी को मशवरा देता हूँ हम्म। कि डिफेंस से हट के पैसा बिल्कुल ठीक लगाएं। है। अगर आपको शौक है आप लगा लें, आपको बधाई आपको लगेगा कि पैसे बढ़ रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे आप फिर वहीं खड़े होंगे जहाँ से जी। शुरू हुए। जी। तो डिफेंस में फिर भी एक सेफ्टी है, चेक एंड बैलेंस है वहाँ। ये डिफेंस कराची की बात कर रहा हूँ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो क्योंकि जब अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हर स्टेज पे जो है डीएचए का एक नुमाइंदा आता है, पहले उसको चेक करके जाता है, उसके मेजरमेंट करता है कि भाई ये जो हमने इनको जो नक्शा जो पास किया है उसके बायलॉस के हिसाब से इन्होंने छत डाली है या उसके बिल्कुल कम कर, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपने वायलेशन की डीएचए आपको ऑब्जेक्शन लगा देगा, बिल्कुल आपको वो चीज़ तोड़नी पड़ेगी। तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ये ऐसा नहीं ही कि है। पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसको तोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही देखिए है। वो हर स्टेज पे चेक एंड बैलेंस है। तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, इन कराची स्पेशली, तो वो डिफेंस है। ऐसा ही। डिफेंस में और यहाँ रिश्वत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डिफेंस में रिश्वत नहीं है। मैं नीचे की बात नहीं करता हूँ, जी। मगर मैं जो जी। आला हुकाम है, जो लोग बैठे हुए हैं डीएचए में, ये लोग रिश्वत नहीं लेते, जो कि मैंने आज तक देखा है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह चेक एंड बैलेंस है, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, वहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पर मौजूद है। तो अब ये कि इंसान अगर कोई बाहर से, पहले हमारे कितने क्लाइंट थे जो कि बाहर से पैसा भेजते थे, हम उनकी इन्वेस्टमेंट कराते थे। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं कराची में डिफेंस से बाहर जाके इन्वेस्ट बिल्कुल करूँ, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि ठीक उसका टाइटल ही क्लियर नहीं है। है। जब टाइटल ही क्लियर नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपको ठीक है। दिखा दी बिल्डिंग बनी हुई, कि आपको एक दिखा दिया कि ये बिल्डिंग बनेगी, आपने देख ली कि ये बिल्डिंग बनेगी, इसमें 8वां फ्लोर मेरा है, बड़ा खूबसूरत है, ये व्यू मिलेगा, पार्क व्यू है, लेक ठीक व्यू है। है, सब कुछ मिलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। जी। तो हम लोग उसको देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मगर अब मैं चाहता हूं कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई एक ऐसा इदारा बनाए कि वो हमें एजुकेट करे, बिल्कुल ठीक है। हमारी आवाम को एजुकेट करे और हमारे पैसों की सेफ्टी करे, बिल्कुल ठीक कि है। हम पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पैसे सबसे कि पहले तो कम हमारे से कम पैसे। यही मेक श्योर कर दे कि बड़ी हैरानकुन बात है कि जो अभी इमारत गिरी है, सबके पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, सारी एनओसीज थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गिराना पड़ा। तो अब लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हतमी कोई एनओसी जारी कर दी जाए कि इसके ऊपर अब किसी किस्म का मज़ीद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वरना ये जो अभी मामला हुआ है, पूरी दुनिया में इसके बारे में बात हुई है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसके अंदर लोग रिहाइश पजीर थे, उसको गिराया गया और उनको बेदखल किया गया। अब बताइए कि स्टेट का इस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो। इसमें मैं जिंदगी भर एक चीज समझता रहा कि लीज डॉक्यूमेंट जो है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लीज, बिल्कुल ऐसा ही है। तासुर यही है। तासुर यही है कि 99 ईयर्स की लीज है, इसका मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी है, 99 ईयर्स तक के लिए मैं मालिक हूँ, मेरे से कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा ही। किसी कोर्ट में, कोई अदालत में इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है। मगर वो शायद ये जो अभी जो हमारी बिल्डिंग गिरी गई है आला अदलिया के कहने के ऊपर, जी। तो उसने तो ये साबित कर दिया कि अब तो लीज की भी कोई हैसियत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए लीज तो वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको बैंक भी लोन दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब बैंक ने अगर फर्ज करें उसमें कुछ प्रॉपर्टी बैंक से लोन लेके की होगी, तो वो बैंक भी बेचारा खसारे में आ गया। ऐसा ही है। तो अब तो लोगों का जो वो एक
लोगों का जो एक एतमाद था ना लीज डॉक्यूमेंट पे, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा तो एतमाद अब लीज डॉक्यूमेंट से भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल यार, मैं तो कल तक ये समझता था कि भाई ये लीज मेरे पास है, इसका मतलब ये अब मेरी प्रॉपर्टी है। लीज बिल्कुल नहीं है ठीक तो है, मैं समझता था कि अभी कुछ भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लीज हो गई, मैं मालिक हूँ, बिल्कुल ठीक है। 99 इसके दी। इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो कैंसिल कर सकता है, नहीं वो भी कैंसिल नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो वो इतना मजबूत डॉक्यूमेंट, मगर आप बताइए कि यहाँ पे लीज डॉक्यूमेंट की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसे ही हुआ, तो सारा इसको कॉन्फिडेंस चेक शैटर एंड हो बैलेंस गया। कौन करेगा? इसको मुझे बताइए यासिर साहब कि इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ली उनका इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये एक्स्ट्रा लैंड पे बनी हुई है, ये अपने हुदूद में बनी हुई है या हुदूद से बाहर बनी हुई है। उन्होंने से प्रोजेक्ट लिया, ये जिम्मेदारी ये चेक करना तो हुकूमत का काम है। बिल्कुल ठीक बिल्डिंग बन गई, उसके नाम पे लीज हो गई। लीज होने के बाद वो अपने आप को इतना सिक्योर समझ रहा था कि बस मेरी लीज। उसने सोचा भी नहीं होगा कि लीज होने के बाद भी मेरा प्रोजेक्ट जो है टूट सकता है, मेरा अपार्टमेंट मुझसे छीना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये हमारे लिए बड़े सवालिया निशान है। अब हम बताएं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो कि बाहर अब्रॉड से ताल्लुक रखते हैं, उनको हम किस तरह से कन्विंस करें? बिल्कुल ठीक है, नहीं किया जा सकता। उनके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी हमको। बिल्कुल ठीक मैं है। आज भी अपने सर्कल के अंदर, अब मैं लोगों को बिल्डअप प्रॉपर्टी की तरफ तो नहीं माइल करता, मगर मैं ये कहता हूँ यार इन्वेस्टमेंट करें आप, रियल डीएचए के प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डीएचए का प्लॉट फिर भी सेफ है। सेफ होता है। ये लोग वाहिद इसीलिए जगह उसमें है पैसा जहाँ लगाना के ज़्यादा 50 साल पुराना जो प्लॉट डीएचए ने किसी को अलॉट किया था, तो आज भी उसी के नाम पर। उसी के नाम पर है। सिर्फ ये मैं एश्योर कर सकता हूँ कि डिफेंस में तो ये चीज़ है, मगर डीएचए में बिल्डिंग बनने के बाद जो है ना, मामला आपके हाथ से, डीएचए के भी हाथ से निकल जाते हैं, वो फिर सिटी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल इसमें ठीक है। बहुत। अच्छा, अब एक मसला ये है कि ये बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं जिनके साथ हम अक्सर राब्ते में रहते हैं, वो इस बात का रोना रोते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी प्रोजेक्ट तैयार अगर किया जाए तो उसकी सराउंडिंग्स में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, फिर और दीगर मसाइल बहुत सारे हैं। सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत की तो क्योंकि दिलचस्पी नहीं है इन सारे मामलों को हल करने में, और ख़ास तौर पर यहाँ की जो मकामी हुकूमत है उनकी, तो इसकी वजह से उस काम को और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे तैयार प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जाकर देखें चारों तरफ उसके जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सड़क वहाँ पे कभी थी या ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कभी सड़क बनाई भी गई थी। तो ये सारे मामला होंगे, तो आप बताएं कि वो जो शहर से बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, जो सड़क भी बना कर दे रहा है, सीवरेज का निज़ाम भी दे रहा है, पानी भी चले महंगाई सही, बिजली महंगी सही, लेकिन मिल तो रही है, तो लोग वो ख़रीदने के लिए फिर भी मजबूर हैं, जबकि वो ना चाहते हुए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा भी बात हो रही थी कि जब आपको उसके फ्यूचर का नहीं पता तो आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। तो बताइए इसमें किसकी जिम्मेदारी है, और फिर जो इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कैसे फिर इंडस्ट्री का भला होगा, काम आगे कैसे बढ़ेगा, ये फरमाइए। देखिए, काम बिल्कुल बढ़ सकता है। अब ये कि हम लोग को समझते थे कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस पे कामयाब नहीं हुई, तो अब ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। अब हम जितनी बिल्डर एसोसिएशन हैं उसमें हम बैठ के बात करेंगे, भाई देखिए हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम अपना इलाका डिवाइड कर लें कि यार ये इलाका जो है ना, हम 4 बिल्डरों का है, ये 4 बिल्डरों का है। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, बेशक बिल्कुल खूबसूरत बिल्डिंग बना देंगे, सराउंडिंग में गंदगी पड़ी हुई है, तो वो बिल्डिंग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही, और रहने वाला भी नहीं रहना पसंद करेगा। अब हम बाहर किसी को पैसा बाहर से मंगवाना चाहते हैं, वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही। उसको सबसे पहले अपने पैसे की सेफ्टी चाहिए। अब हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें यकीन माने इतनी बुराइयां गिना देते हैं पाकिस्तान की कि हमें शर्म आती है। हालांकि हम तो लड़ लड़ के थक गए, हम हर किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा शहर कोई, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है, कराची से अच्छा शहर कोई नहीं है, इस्लामाबाद से अच्छा शहर कोई नहीं, क्यों सारे शहर हमारे हैं। हम सारे शहरों की भी तारीफ करते हैं, अपने पाकिस्तान की भी तारीफ करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम कहाँ तक कन्विंस कर सकते हैं? वो समझते हैं झूठ बोल रहे हैं। अब तो ये समझ लें कि हम कोई बात करते हैं तो वो भी लोगों को झूठी लगती है, जबकि झूठ नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई, हमने आज तक जो 28 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या डिलीवर किया। हाँ, जिसको मैंने कोई प्रॉपर्टी बुक करके दी उसको मैंने दिलवाई, तो आज माशाल्लाह वो अपने घर में रहने, चाहे वो 40 लाख की थी, 50 लाख की थी, आज 10 करोड़ की है, तो वो उसकी बिल्कुल ठीक है। वो बेचारे दुआएं देते हैं मुझे, क्योंकि मैंने वो पहले दिन से वो जिम्मेदारी अपनी मैंने उठाई थी, और अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया। बिल्कुल ठीक है। कि मैंने जो जिम्मेदारी उठाई वो मैंने उनको डिलीवर किया, तो वो आज सब मुझे दुआएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज मैं उनके बच्चे जो हैं वो मुझे आके कहते हैं कि भाई आप हमारे पैसे इन्वेस्ट करें। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उनके पैसे इन्वेस्ट करूँ तो सबसे पहले उनके पैसों की सेफ्टी हो। बिल्कुल ठीक है। अब उनको दुआ भी करता हूँ अल्लाह उसमें बरकत डाले, क्योंकि उसका हक है ना, वो बेचारा इन्वेस्ट कर रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम कराची ये डिफेंस से बाहर निकलते हैं तो वहाँ ये चीज़ें नहीं है।
वहाँ लोग कहते हैं कि बस यार ये जितने भी पैसे लेकर आ जाओ, कल की कल देखी जाएगी। कल की कल तो देखी वो जाएगी। ये अगर सोच हमारी होगी ना तो हम लोग खसारे में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं, खैर क्या किया जाए, अब बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन काम सबके यही हैं जो आपने बताया है, और इसी तरह ये काम चल रहा है। तो बहरहाल जी, ये घाटे का सौदा है, बहुत घाटे जल्द का समझ सौदा है, में आ बिल्कुल गया। सही है। और समझ तो खैर बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन क्या करें, आदत से भी मजबूर हैं, क्योंकि ये इनकी मजबूरी बन गई है कि ये फ्रॉड करना और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, कि बहुत जल्द इसके नताइज जो आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बहुत शुक्रिया जी सैयद रोशन अली साहब, प्रोग्राम शुक्रिया में वक्त आपका। देने के लिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है। मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट का शोबा है, इससे जुड़े और बहुत सारे मसाइल हैं। मुख्तसरन अभी चंद एक की निशानदेही की गई है, इसके अलावा बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। इसके ऊपर आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जो आपका सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।